हाँ सर। चलो एक प्रॉब्लम करे थे, कुछ और प्रॉब्लम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखना। लिखो। फाइंड acceleration of center of mass for given system of masses यहाँ पे तुम्हें सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलेरेशन होगा, ये जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास, और उस सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलेरेशन होगा वो तुम्हें कैलकुलेट करना। नाइन डाउनवर्ड। क्या क्या बोल रहे हो? जी बाय 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड है, चलो ठीक है। सबने करा? देखो इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड है, या तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लो, इसका एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर एसीएम का फॉर्मूला यूज कर लो। एसीएम का फॉर्मूला हमने देखा था कि एसीएम कैन बी रिटन एज m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस a2, m1 प्लस m2, ये यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि तुमको ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, फिर पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। ये एक मेथड है इसको कैलकुलेट करने का। दूसरा मेथड है कि इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला फोर्स निकाल लेंगे, और उसका जो नेट फोर्स होगा, जो कंबाइन करने के बाद दोनों को एक साथ सिस्टम कंसीडर करने के बाद जो फोर्स आएगा वो बराबर होगा मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना? तो सर ये दोनों तरीका। G/9 into डाइनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, चलो समझते हैं। मान लो कि अगर ये ऊपर से जा रहा है तो ये नीचे से नीचे की तरफ जाएगा, ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये नीचे की तरफ जाएगा। और इसके लिए मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि ये एक्सेलरेशन अगर तुमको निकालना है ए, इट कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड एट वाज, बोलो, 5g माइनस डिवाइडेड बाई 15 होगा। ये जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? 5g डिवाइडेड बाई 15। कैसा आया? दिस माइनस दिस, इस मास का डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस कितना आया? 5, जी से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल मास करते हैं। जब भी इस तरीके कोई फिगर दिया हो तो मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन निकालना बहुत ही सिंपल है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इनटू जी, यही होता है। तो अगर ये तुम्हारा हेवियर मास है, यहाँ रखो, यहाँ रखो, सिंप्लीफाई करोगे ये तुमको दिख जाएगा। तो एक्सेलरेशन अब तुमको पता चल गया। अब इसमें से किसी एक को a1 मान लो, किसी एक को a2 मान लो, क्योंकि अगर एक ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो दूसरा ब्लॉक किधर जा रहा है? नीचे। तो अगर इसको पॉजिटिव लोगे और इसको नेगेटिव लोगे तो लिख क्या सकते हो? देखो, जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, m1 हमने इसको माना है तो 10 इंटू कितना? 5g/15। नीचे की तरफ को पॉजिटिव लिया है तो ऊपर की तरफ को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये होगा -5 इंटू 5g/15। और टोटल मास कितना है? टोटल मास इज योर 15। तो सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सर एक बार फिर से स्टार्टिंग से बता दे। स्टार्टिंग से देखो, इसका एक्सेलरेशन हमने निकाला और इसका एक्सेलरेशन हमने निकाला, दोनों का एक्सेलरेशन। ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जाएगा, एक ब्लॉक ये कहा जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है?
हाँ सर। एक ब्लॉक नीचे की तरफ, दूसरा ब्लॉक ऊपर की तरफ। तो इसका अगर एक्सेलेरेशन निकालोगे, फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर कुछ नहीं आता, फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या करोगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ऊपर टेंशन टी, नीचे 50 या 5G, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ऊपर टी, नीचे 10G। ठीक है ना, ये वैल्यू बराबर है दोनों का। तो इसके लिए लिखोगे तो 10G माइनस टी बराबर किसके होगा, 10A के। इसके लिए लिखोगे इक्वेशन तो क्या होगा, इसके लिए होगा T माइनस 5G 5G is equal to 5A. 5A। सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ आएगा 5G इक्वल्स टू 15A, या फिर A इज इक्वल टू, A की वैल्यू लिख सकते हो G/3। G/3 आया, मतलब ये ब्लॉक G/3 से नीचे जाएगा, ये ब्लॉक G/3 से ऊपर जाएगा। तो इसको मान लिया मैंने A1, और A1 को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इसको G/3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अगेन इसको भी G/3 ऐसे लिख सकते हैं। ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए यहाँ नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड को हमने क्या माना है, पॉजिटिव माना है। सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन आ जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलो, किसी कोई दिक्कत? हाँ सर, आ रहा है। सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा, इट विल बी 5G/3 डिवाइडेड बाई 15। कितना बार में जाएगा, 3 टाइम्स में, 3 आके नीचे डिवाइड होगा, G/9 आंसर होगा तुम्हारा। ये हाँ किसका सर, यही एक्सेलेरेशन है, हुआ। एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ अगर मास। ये पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब तुमने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था ना, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, इसका मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किधर होगा, नीचे की तरफ ही होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। ठीक है, या फिर दूसरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, दूसरा मेथड है कि ये जो भी सिस्टम है, इस पे लगने वाला टोटल फोर्स निकाल लो। इस पे लगने वाला क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। समझो, ये एक सिस्टम है, इस पे टेंशन टी ऊपर लग रहा था, नीचे लगेगा 5G। दूसरा टेंशन टी ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है 10G। तो अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करने को बोले कोई, डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूँ। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना है, 15G है कि नहीं? नीचे की तरफ नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे, नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना है, 15G है। सारी बात समझ में, दोनों को एक साथ सिस्टम कंसीडर कर लिया। तो नीचे ये, ऊपर की तरफ कितना फोर्स है, 2T। ऊपर की तरफ है 2T 2T। 2T. तो अगर ये पॉजिटिव है तो 2T लिखोगे, दिस विल बी F नेट किस पे, सिस्टम पे। ये F नेट किस पे है, सिस्टम पे है। ना तो मैं एक सिस्टम। ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ना तो मैं दूसरे ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, मैं कंबाइन बात कर रहा हूँ। मतलब मैं सिस्टम की, पूरे सिस्टम पे लगने वाला फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये फोर्स नीचे 5G इस पे लग रहा है, ये 10G, तो नीचे की तरफ 15। टेंशन टी इस पे भी लग रहा है, टेंशन टी इस पे लग रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ। तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव। नेट फोर्स इतना हुआ। और नेट फोर्स हमने पढ़ा था, होता क्या, समीशन ऑफ मास इनटू ACM। क्या होता है, समीशन ऑफ मास इनटू ACM। मतलब अगर यहाँ पे तुमको ACM निकालना है ना, टेंशन निकालना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द टेंशन। यहाँ से क्या करना है, अगर तुमको एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो टेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। पिछले वाले मेथड में अगर निकालना है तो एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है। मतलब दोनों में से तुमको ये फॉर्मूला जो है, जो मैंने लिखा था 5G माइनस टी या T माइनस 5G इक्वल्स 5A, और 10 माइनस टी इज इक्वल टू 10A, इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा ही। इस इक्वेशन को यूज करोगे, या तो एक्सेलेरेशन के यूज करके जो A1 A2 फॉर्मूला था वो यूज कर लो, या फिर टेंशन निकाल करके यहाँ पे पुट कर दो, वहां से एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लो। समझ में आया? मैंने बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जिनके एक से ज्यादा मेथड होते हैं। तो कोई भी मेथड जो तुमको आसान लग रहा है वो फॉलो करो। सॉल्व दोनों मेथड से ट्राई करो, पहले दोनों मेथड से ट्राई करना है उसको, जो फिर तुमको इजी लगे उस पे स्टक हो जाओ और उसी से सॉल्व करना है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. आगे बढ़े, चलो एक और प्रॉब्लम करेंगे। देखना, देखो, 2 blocks of mass 1 kg and 2 kg, 2 blocks of mass 1 kg and 2 kg
are kept on a smooth surface. सर एक और बार बोलिए। Two blocks of mass 1 kg and 2 kg. Two blocks of mass 1 kg and 2 kg are kept on a smooth surface. Are kept on a smooth surface connected to each other. Are kept on a smooth surface connected to each other with the help of a spring. Connected to each other with the help of a spring. ब्रैकेट में लिख सकते हो k equals to with the help of a spring ब्रैकेट में लिखना है k equals to 100 न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग का कांस्टेंट दे दिया as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure. If a force of 10 Newton, if a force of 10 Newton is acting, if a force of 10 Newton is acting on mass 1 kg, on mass 1 kg, then find acceleration of center of mass. Then find acceleration of center of mass. सर 10/3 मीटर पर सेकंड सर 10/3 10/3 सबको आना चाहिए सर क्योंकि ये 10/3 10/3 आएगा। सब करेंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इससे सिंपल अब कुछ नहीं हो सकता। और जिनको दिक्कत हो रहा है वो बोलेगा भी क्यों नहीं हो रहा ये क्वेश्चन। यहाँ कौन से मेथड से करेंगे, देखो मैंने बोला था कि अगर ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का काम क्या होता है, दोनों एंड पे सेम फोर्स लगाना। तो इस ब्लॉक पे एफएस लगाएगा, इस पे तो पहले से 10 न्यूटन लग रहा था। बट दूसरे वो तो ब्लॉक पे जब सिस्टम कंसीडर करेंगे वो तो चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ सिस्टम कंसीडर करोगे। अब इसको एक साथ सिस्टम ले लिया, दोनों को क्या करा, एक साथ सिस्टम ले लिया। तो सिस्टम पे अगर एफ नेट निकालोगे तो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 10 प्लस एफएस माइनस एफएस। कट गया तो बचा कितना, 10 बचा। दोनों को जैसे ही एक साथ हमने कंसीडर करा, एफ नेट जो बचा वो 10 और 10 हो जाएगा। माइनस हो गया, 10 हो गया। अब जैसे ही एफ नेट तुम्हारे पास निकलता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ACM इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ मास। एफ नेट कितना है, 10 है, मास 1 kg 2 kg मींस 3 ठीक हो मीटर जाएगा पर 10/3। समझ में आ रहा है। अब देखो इससे सिंपल प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो पक्का कंसेप्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है तुम्हारे।
हो सकता है क्या इससे सिंपल, ये एक लाइन में भी, मतलब इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसके लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, सीधे ऑप्शन टिक करो निकल लो, क्योंकि 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन टोटल नेट फोर्स है उस पे, डिवाइडेड बाई 3, टिक करो आंसर निकाल लो। 30 सेकंड का भी प्रॉब्लम नहीं है ये। आ रही बात समझ में, क्लियर है? हाँ इससे सर। कोई हाँ, कंफ्यूजन अभी तक हाँ सर। नहीं सर। नहीं है ना? कंफ्यूजन, आगे बढ़े। चलो अब समझते हैं कि अगर नेट फोर्स 0 है, जहां से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है, कौन से डायरेक्शन में कंजर्व कर सकते हैं हम, ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। तो ये नेक्स्ट हेडिंग इज कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो अगर मोमेंटम की बात करें, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P वेक्टर जो है क्या होगा, M इंटू V होगा फॉर अ सिंगल बॉडी। अगर तुमको मोमेंटम चाहिए, एक सिंगल बॉडी है, सिंगल पार्टिकल है, तो उसका मोमेंटम सिंपल है, उस बॉडी का मास और उसका वेलोसिटी क्या देगा तुमको, मोमेंटम दे देगा, है कि नहीं? लेकिन अगर सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, तो उसका मोमेंटम कैसे निकालेंगे? एंड P इज इक्वल टू समीशन MVCM, ये किसके लिए? फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स दिया हुआ है, उन पार्टिकल का एक सिस्टम बनाया तुमने, तो उसका मोमेंटम कैसे निकालोगे? इंडिविजुअल से तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। अगर तुम्हें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है, तो उसके हेल्प से भी तुम मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ ये मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बता सकते हो। आ रही बात समझ में? हाँ ठीक सर। है, हाँ अब सर। समझते हैं पहले एक पार्टिकल सर। के बारे में जो चीज है वो डिस्कस कर लेंगे, फिर वहां के बाद हम चलेंगे कि पूरे सिस्टम के लिए कैसे मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होने की बात हो रही है। मोमेंटम कौन कौन से तरीके से चेंज हो सकता है? मोमेंटम अगर कंजर्व करना है तो मोमेंटम किस किस तरीके से चेंज हो सकता है वो देखेंगे। अगर एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, तो उसका मोमेंटम कैसे चेंज हो सकता है? या तो उसका मास चेंज करो या तो उसका वेलोसिटी चेंज करो, ठीक है ना? अगर किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम चेंज करना है तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो उसका हाँ मास सर, चेंज कर लो, वेलोसिटी। या तो उसका वेलोसिटी चेंज कर लो, ठीक है? तो मास चेंज करना भी एक मेथड है, वेलोसिटी चेंज करना भी एक मेथड है। और वेलोसिटी चेंज होने के लिए एक्सेलरेशन होना चाहिए। वेलोसिटी चेंज होने के लिए क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेट बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और एक्सेलरेशन के लिए तुम्हें क्या जरूरत है? फोर्स की, फोर्स। ठीक है? तो अगर फोर्स ये फोर्स गायब हो जाए तो एक्सेलरेशन गायब, और एक्सेलरेशन गायब तो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो गायब, ठीक है? और अगर वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो गायब, तो इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा इफ मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, ठीक है ना? मोमेंटम कांस्टेंट कब रहेगा? जब किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए, तो एक्सेलरेशन 0, उसके चलते वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो मोमेंटम कांस्टेंट। इसी को क्या कंजर्व हो बोलते हैं? जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। और अगर बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तुम्हारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स है, उसको मिला करके तुमने एक सिस्टम बनाया। अब क्या होगा? अगर बात करो तो VCM को कांस्टेंट करना है, तो इसका मतलब ACM कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर मोमेंटम कंजर्व करना है तुमको, ये तो मास मास मान लो कांस्टेंट है, तो ये चेंज अगर ना हो तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कब चेंज नहीं होगा? जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। अगर सेंटर ऑफ मास ही एक्सेलरेट नहीं करे तो सेंटर ऑफ जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो वेरी नहीं करेगा। और ये वेरी कब करता है? ये वेरी करेगा एफ नेट 0 हो जब जाएगा। नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स 0 का, अगर एफ नेट को 0 कर दो, सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स, सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स, इंडिविजुअल बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रहा है, अगर उसका सबमिशन 0 हो जाए, देन उसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0 होगा। तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब सिस्टम जो होगा इट विल रिमेन एट
सेम मोमेंटम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो लिख sir. लो, लिखना if net external force, if net external force acting on a body, if net external force acting on a body or on a system, net external force acting on a body or a system of particles is zero, सर एक बार फिर से बोलिए। क्या बोला था? if net external force acting on body or a system of particles is zero, then momentum of the body or momentum of system of particles will remain constant, and this is known as conservation of momentum, and this is known as conservation of momentum, this is known as, and precisely इसको conservation of linear momentum बोलते हैं, and this is known as conservation of linear momentum लिख सकते हो। फोर्स एब्सेंट रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स अगर एब्सेंट रहेगा तो वहां से जो मोमेंटम कंजर्व होता है वो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसको एक लाइन में अगर लिखना है तो एफ ई एक्स टी जीरो है, तो यहां से क्या मिलेगा तुमको? dp बाई डी टी जीरो मिलेगा, क्योंकि डेफिनेशन है तुम्हारा फोर्स का कि एफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन ने बताया था सेकंड लॉ में कि एफ जो होता है वो dt बाई डी टी होता है, तो ये जीरो। अब इसका मतलब p जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। Yes sir. हो गया? अब समझते हैं थोड़ा सा वो जो रॉकेट प्रोपल्सन वाला सिचुएशन था वहां से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जब मास चेंज होने लगेगा तो फिर किस तरीके की चीजें आएंगी। लिखना एफ, नोट में इसको लिखेंगे, if mass of the body also vary, if mass of the body also vary, अगर मास जो है वेरी करने लगे तो क्या करेंगे? इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पहले बता के रखा हुआ है, जब हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में तो वहां पे मैंने बता के रखा था। देखो हमने पढ़ा था सेकंड लॉ से कि एफ जो होता है वो क्या होता है? dp बाई dt, और p क्या होता है? mv बाई dt। आपने बोला था तो सर v v इंटू डी एम बाई into dmdt प्लस m into dvdt। समझो, अगर मास चेंज होने लगेगा तो अब ये इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन के बाहर चुपचाप नहीं आएगा, उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। जो हम यूज करते थे क्रॉस, ये प्रोडक्ट वाला जो हम यूज करते थे डिफरेंशिएशन, उसमें तो इसमें क्या होगा? एक बार मास कांस्टेंट करोगे तो ये दिखेगा dv बाई dt, प्लस एक बार क्या दिखेगा? v वेक्टर dm बाई dt। आ रही बात समझ में? क्या है हाँ ये? सर। जो फोर्स हाँ, है। अब इसको मैं लिख रहा हूँ, सुनना। अब जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो किसके किसके चलते हो सकता है? ये है तुम्हारा f, इसको अगर लाओगे तो ये होगा माइनस v dm बाई dt इज इक्वल टू m dv बाई dt को मैं a लिख सकता हूँ। इस टर्म को मैं इधर लाया, इस टर्म को क्या किया? इधर लाया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये दोनों मिल करके अब मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होंगे।
जब मास चेंज होने लगता है तो अभी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन नहीं लिखते हैं, ध्यान से सुन लो। अगर मास चेंज होने लगा तो इन दैट केस फोर्स इज नॉट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक और टर्म आने लगता है जो कि v dm by dt होता है, और इसके चलते भी एक एक्स्ट्रा फोर्स आने लगता है विच इज नोन एज थ्रस्ट फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। यहाँ तक लिख लियो ना, ऊपर वाला हटा है। हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर। और सर। ये जो सिस्टम है इसको समझना कैसे लिख सकते हैं, F वेक्टर प्लस FTH इज इक्वल टू m इंटू ए। यानी अभी जो सिस्टम में एक्सेलेरेशन तुमको दिखेगा उसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन होगा? इस एक्सटर्नल फोर्स का, इस एक्सटर्नल thrust और force थ्रस्ट का। और जहां थ्रस्ट फोर्स जो है वेयर FTH इज इक्वल टू माइनस v dm by dt, माइनस v dm by dt। समझ रहे हो? अब माइनस टर्म क्या रिप्रेजेंट करना है समझना। माइनस टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। यस रॉकेट सर। में क्या होता है? रॉकेट में जैसे ये अगर तुम्हारा रॉकेट है तो देखना जो मास बाहर निकलता है, जो गैस बाहर निकलता है, v वेलोसिटी से नीचे की तरफ निकलता है। जो भी गैस बाहर निकले वो किधर निकलता है? नीचे की तरफ। इसके चलते एक्सेलरेशन किधर प्रोड्यूस होता है? ऊपर की तरफ। ऊपर तो की अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से गायब कर दो ना, समझना, अगर यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स गायब कर दोगे तो भी क्या होगा? अगर ये गायब हो गया तो भी ये थ्रस्ट फोर्स के चलते रॉकेट एक्सेलरेट होने लगेगा। आ रही बात समझ में? ये गायब है क्योंकि हम ऐसा नहीं करते ना कि जो रॉकेट है उसको होल्ड करके हवा में ऐसे फेंकते हैं। हमें हमारा काम क्या होता है? हम मास वेरी करते हैं, कुछ पर्टिकुलर जो मास फ्लो रेट होता है उससे गैस को बाहर फेंकते हैं रॉकेट से, जिसके चलते रॉकेट पे थ्रस्ट जनरेट होता है, थ्रस्ट फोर्स जनरेट होता है, एंड दैट थ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द रॉकेट। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो बेसिकली ये जो FTH है ये क्या है? माइनस v dm by dt, जहां v क्या बता रहा है? v बता रहा है वेलोसिटी ऑफ जो भी तुम्हारा मास बाहर आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू जो गिवन बॉडी है। जैसे ये तुम्हारा एक बॉडी है, समझना, ये तुम्हारा बॉडी है, इसमें वाटर भरा हुआ है। ये एक बॉडी है, इसमें वाटर भरा हुआ है और पीछे एक होल है। उस होल से मास बाहर आ रहा है dm by dt रेट से, और इस बाहर आने का कुछ वेलोसिटी है, क्योंकि जब पानी बाहर आएगा तो उसका कुछ स्पीड होगा। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा तुम्हारे पास? किस स्पीड से बाहर आ रहा है और किस रेट से बाहर आ रहा है। तो इस इंस्टेंट पे अगर तुमसे पूछेगा कि बताओ इस पे कितना का फोर्स लग रहा है, तो दैट फोर्स कैसे निकालोगे? दैट फोर्स विल बी थ्रस्ट फोर्स। और थ्रस्ट फोर्स अगर ये v वेलोसिटी से पीछे जा रहा है तो थ्रस्ट फोर्स देखो क्या है? थ्रस्ट फोर्स इज माइनस v dm by dt। मतलब अगर ये डायरेक्शन तुम पीछे की तरफ पॉजिटिव ले रहे हो तो जो फोर्स होगा FTH वो किधर की तरफ लगेगा? आगे की तरफ। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। समझ में आ रहा है? मतलब वेलोसिटी अगर हाँ सर। पीछे तो थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन अभी यहाँ पे? समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर वो जो इक्वेशन a प्लस a थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू m है, वो a के बाहर के वाला पूरा एक्सटर्नल फोर्स। कौन कौन सा? हाँ, बाहर ये जो वो बाहर ये से फोर्स लग रहा है ना, जो तुम फोर्स लगा सकते हो बॉडी पे, एक्सटर्नली जो फोर्स लग रहा है बॉडी पे, जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके साथ दो चीजें हो रही है। तुमने फोर्स लगा करके रखा F इधर, यहाँ पे एक छोटा सा होल है, उस होल से वाटर फ्लो हो रहा है या उस बॉडी का मास फ्लो हो रहा है dm by dt रेट से, dm by dt रेट से और v वेलोसिटी से। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा, दैट एक्सेलरेशन विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, प्लस इसके चलते जो थ्रस्ट फोर्स आएगा वो ये दोनों मिलके बताएंगे उस स्टैंड का मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है? समझ में आ यस रहा है? सर। ठीक है। हाँ सर। क्लियर है सबको? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, मास वेरी करता है, तो जो मास यहाँ यूज करेंगे ना दैट विल बी इंस्टेंटेनियस। मतलब जिस इंस्टेंट पे तुमने ये मास यूज कर लिया ना, मे बी उसके अगले वाले 10 सेकेंड बाद बोलेगा तो उस टाइम तुमको अलग मास यूज करना होगा, क्योंकि कुछ मास बाहर निकल गया। तो ये जो मास है ना, दिस मास इज वेरिएबल, वो वेरी कर रहा है। तो जिस इंस्टेंट पे तुमसे पूछ रहा होगा, मान लो कि 10 kg मास लेफ्ट है, उस केस पे बताओ, उस इंस्टेंट पे बताओ कि एक्सीलरेशन कितना होगा, तो हम वो वाला मास पुट करेंगे, ना कि इनिशियल मास पुट करेंगे। अभी प्रॉब्लम करेंगे, कुछ समझ में आ जाएगा तुमको। आ रही बात समझ में? क्लियर है सबको? हाँ सर। ये इक्वेशंस क्लियर है ना?
अगर इसमें ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो भी थ्रस्ट फोर्स एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। अगर थ्रस्ट फोर्स जीरो है, थ्रस्ट फोर्स जीरो है मतलब मास ही कांस्टेंट हो गया, तब F इज इक्वल टू मास इंटू ए होता है। वो तो पहले पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन पढ़ चुके हैं। हाँ बोलो। सर पर थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू तो माइनस भी dm बाई dt हो रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स तो नेगेटिव हो रहा है। अरे थ्रस्ट फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन के लिए हो रहा है। हाँ, थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन गिवन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में किधर होगा, इस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये माइनस साइन वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर ये v वेलोसिटी से मास इधर से बाहर निकलता तो थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा या इधर लगेगा, वो बताने के लिए ये माइनस साइन। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ सर समझ गया। इधर अगर मास एग्जिट हो रहा है तो उसका कुछ डायरेक्शन होगा ना कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वो कैसे पता करें, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। मैग्नीट्यूड तो तुम यहाँ से निकाल लोगे, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड दिया होगा वो इनटू मास फ्लो रेट जो दिया होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, ये वेलोसिटी अगर इधर की तरफ है तो देखो यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है। माइनस साइन लगने का मतलब है इस वेलोसिटी का उल्टा, इस वेलोसिटी का उल्टा किधर होगा, ये होगा, यानी FTH किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाता है तो गैस नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। तो फिर रॉकेट किधर जाता है, ऊपर की तरफ, ऊपर की ऊपर की तरफ। एक्सीलरेट होता है। ठीक है ना, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ द मास लिविंग द बॉडी। समझ में आ गया? हाँ सर। हटा सर। दे इसको। चलो लिखना, एक सवाल लिखना, देखो। द रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल इन अ रॉकेट, the rate of burning fuel in a rocket, the rate of burning fuel in a rocket is 50 ग्राम पर सेकेंड। हाइपोथेटिकल रॉकेट है, ऐसा मत समझ लेना कि इस रेट से चल रहा होगा। रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल इन अ रॉकेट इज 50 ग्राम पर सेकेंड and gases comes out of the rocket at a speed of 4 into 10 raised to power 3 meter per second. Then find force, then find thrust force acting on the rocket. Then find thrust force acting on the rocket. टू 200 न्यूटन। 200 आ रहा, 200 न्यूटन सर। 200 न्यूटन। यहाँ पे बस तुमको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। न्यूटन। हाँ, तो FTH जो होगा वेक्टर में लिखने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। V dm by dt सिंपल है। वेलोसिटी दिया 4 into 10 raised to power 3। dm by dt उसी को बोलते हैं रेट। ये जो dm by dt है इसका क्या है मतलब 200 न्यूटन आ रहा है। 200। मास फ्लो। वेरी गुड, मास यही है तुम्हारा। लेकिन ये जो चीज है ना वो किसमें दिया हुआ है, ग्राम पर सेकंड में दिया, तो उसको पहले कन्वर्ट किसमें करोगे, मीटर में कन्वर्ट kg करोगे, per meter। केजी में kg per कन्वर्ट meter। करोगे, भूलोगे नहीं। तो इट विल बी kg 50 per meter। माइनस 3, इसमें हो जाएगा 50 into 10 raised to power -3, ये कैंसिल आउट हो गया। सारी चीजें अगर SI यूनिट में रखोगे तो थ्रस्ट फोर्स जो आएगा वो न्यूटन में आएगा। सर यहाँ पर सर माइनस साइन नहीं देंगे? मैग्नीट्यूड बता रहे हैं ना बस। रॉकेट का ना तो तुमको पूछ रहा है कि रॉकेट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर बोलता कि रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है और फ्यूल नीचे की तरफ आ रहा है तब बताओ डायरेक्शन, तो उस टाइम बताते। यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड विल बी व्हाट, देखो कहीं मैंने वेक्टर नहीं लगाया हुआ। वेक्टर नहीं लगाने का क्या मतलब होता है, बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। जब वेक्टर लगाएंगे ना ऐसे FTH, देन आई विल राइट
v dm by dt, ठीक है। सर क्वेश्चन में ये अगर जो मैग्नीट्यूड पूछे तो वो साइन नहीं देंगे? मैग्नीट्यूड का साइन से क्या मतलब, मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं नहीं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बस वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू का मतलब वैल्यू बता दो, डायरेक्ट नेगेटिव देने का क्या जरूरत है। नेगेटिव से कंफ्यूज क्यों रहे हो, नेगेटिव इज जस्ट वो डायरेक्शन इंफॉर्मेशन दे रहा है, रिप्रेजेंट करें। हाँ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वेलोसिटी और जो थ्रस्ट फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट में काम करेंगे। इधर वेलोसिटी होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, इधर फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी, बस उतना ही काम है उस नेगेटिव साइन का। उस नेगेटिव साइन में इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर। देखने तो और कोई प्रॉब्लम है तो देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कुछ और प्रॉब्लम करेंगे, लिखना। A rifleman together with his gun, a rifleman together with his gun, a rifleman together with his gun has a mass of 100 kg, has a mass of 100 kg, stands on a सर मास ऑफ 100 kg, mass of 100 kg, stands on a smooth surface, fires 10 shots per second, fires 10 shots per second horizontally, fire 10 shots per second horizontally, full stop. If mass of bullet is 10 gram, if mass of bullet is 10 gram, then find force required to hold the gun, and velocity of rifleman, if muzzle velocity of bullet is सर क्या मार्जिनल वेलोसिटी? muzzle MUZZLE, muzzle, जो भी स्पीड होता है ना, क्या बोलते हैं बुलेट का, उसको मजल स्पीड के नाम से जानते हैं, या मजल वेलोसिटी उसको बोलते हैं। तो ये बुलेट कभी ऐसे डायरेक्टली जाके हिट नहीं करता, उसका मोशन जो होता है ऐसे होता है, इस तरीके का, क्योंकि जब वो बैरल से निकलता है ना तो ऐसे गोल गोल घूमते हुए जाता है, सीधा ऐसे नहीं होता है। ये है ऐसे जाकर के हिट कर रही है, ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट होते हुए जाएगा ऐसे। बैरल कुछ इस तरीके का डिजाइन होता है कि वो रोटेट करके बाहर निकलता है। हाँ सर, उसका वैल्यू कितना है? मजल वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकंड, मजल वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ दो चीजें तुमसे पूछ रहे हैं, सोचो थोड़ी देर, बताता हूँ, ट्राई करो, देखो किससे किससे हो रहा है। सर फोर्स 800 न्यूटन होगा। फोर्स कितना रहा, 800 न्यूटन। सर हाँ, 16। FTH 800 न्यूटन, किसी का 16 आया,
चलो एक और वैल्यू है 16। और किसी है कुछ? सर एफ का वैल्यू 16 न्यूटन। एफ का वैल्यू 16, किसी ने 800 क्यों निकाला? देखो क्या गलती कर रहे हो। हाँ सर 16 न्यूटन ही होगा, मैंने गलती कर सर 80 न्यूटन। 80 न्यूटन। अब देखो एक अलग ला 80 सर न्यूटन। 80 न्यूटन। 80 न्यूटन सर। सर 80 80 न्यूटन। अब 816 और 80 न्यूटन। चलो मैं देखता हूँ। समझो क्या होगा कि जो भी राइफलमैन है वो गन को ऐसे होल्ड करेगा, है ना। अगर गन को ऐसे होल्ड किया और इसमें से कंटिन्यूअसली बुलेट बाहर जा रहा हाँ है, ठीक सर। है। अब बता रहा है कि 1 सेकेंड में कितना बुलेट बाहर निकला? 10 बुलेट बाहर निकला। 10। यानी एक तरीके से तुमको क्या दिया हुआ ना, dm/dt निकालने का मेथड दिया हुआ है। dm/dt कैसे निकलेगा? 1 सेकेंड में कितना बुलेट बाहर गया? 10 बुलेट बाहर गया। 10 और एक बुलेट का मास कितना है? 10 ग्राम है। 10 ग्राम है। ये यानी 0.1 kg पर सेकेंड तुम्हारा क्या होगा? dm/dt होगा। आ रही है बात समझ में? 10 सेकेंड में कितना बुलेट का बाहर, Yes, sir. एक सेकेंड में कितना बुलेट बाहर गया? 10 बुलेट बाहर गया। तो dm/dt यहाँ से इतना आएगा। अब थ्रस्ट फोर्स जो हैंड पे लग रहा होगा, जो होल्ड कर रहा है आदमी, उसके जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो कितना होगा? इसी को बैलेंस करने के लिए गन को होल्ड करते हैं ना। गन को होल्ड, जैसे देखा होगा तुमने हाँ। बहुत बार मूवी में या किसी चीज में, जब फायर करते हैं ना तो वो पीछे की तरफ झटका लगता है। क्यों? क्योंकि हमने आगे की तरफ फोर्स लगाया तो गन पे पीछे की तरफ फोर्स लगा, मतलब जो बुलेट बाहर गया वो पीछे की तरफ हमें झटका देता है। जो बुलेट बाहर की तरफ जाता है वो क्या करता है? पीछे की तरफ, जिसको रिकॉइल बोलते हैं, रिकॉइल ऑफ द गन बोलते हैं, ठीक है हाँ ना। सर। ये बहुत जगह तुमने सुना भी होगा, रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन। तो FTH जो है इसकी वैल्यू अगेन मैग्नीट्यूड वाइज बात करोगे तो कितना होता है? dm/dt। v वेलोसिटी से हाँ कौन बाहर 80 जा रहा है? होगा। हाँ, गन का जो बुलेट है वो बाहर जा रहा है। गन का बुलेट कितने से बाहर जा रहा है? 800 से। तो 800 इंटू 0.1, ये कितना देगा? 80 सर न्यूटन। 80 होगा। यानी गन वो को होल्ड करने 0.1 के लिए। पकड़ लिए थे हम, 0.001 के बदले। अच्छा अच्छा, ठीक है। 80 न्यूटन। ये 16 किसका आया था वो मुझे समझ में नहीं, 16 कैसे आया? 16 किसका है? चलो, थ्रस्ट फोर्स इतना लगेगा, समझ में आ गया? हरी बात समझ में? हाँ सर। अब तुमसे एक चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम्हें बताना है रिक्वायल वेलोसिटी कितनी होगी। जो रिक्वायल वेलोसिटी और राइफल मैन की वो कितनी होगी, क्योंकि वो क्या करेगा, जैसे तुमने देखा होगा बड़ा बड़ा जो तोप होता है उसको जब हम में से जब भी वो करते हैं, उसको शॉर्ट करते हैं ना, तो तोप पीछे की तरफ थोड़ा सा हटता है, पीछे की तरफ भागता है थोड़ा सा। जैसे आजकल न्यूज देखोगे या किसी मूवी में देखोगे, जैसे ही उसमें से फायर होता है बड़े से तोप में, तो जो बॉल है, फायर बॉल, वो आगे की तरफ जाता है, और जो जो भी तुम्हारा मशीन है, तोप है, वो पीछे की तरफ रिक्वायल करता है, ठीक है। तो वो तो वही 0.8 होगा मीटर पर सेकेंड। 0.8 0.8 मीटर चलो पर सेकंड। अब समझो थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट क्या है समझ लेते हैं। देखना यहाँ पे जो सिस्टम है वो कौन सा है? मैन है एंड गन है। सिस्टम क्या क्या है तुम्हारा? एक मैन है और उसने होल्ड करके रखा है किसको? गन को। तो जितना फोर्स मैन गन पे लगा रहा है उतना ही फोर्स गन मैन पे लगाएगा, तभी तो होल्ड करके रखेगा ना। जितना फोर्स मैन गन पे लगा रहा है उतना ही फोर्स गन मैन पे लगा रहा है, जिसकी वजह से हमने थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट करा था। अगर इन दोनों को एक साथ सिस्टम ले लोगे तो नेट फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0। जीरो। जीरो हो अगर जाएगा। सिस्टम ले लिए तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि मैंने Zero. सवाल में बोला हुआ है कि जो फ्रिक्शन है, वो जो सरफेस है वो कैसा है? स्मूथ है। सरफेस कोई फोर्स लगा नहीं रहा है मैन पे, तो लगने वाले फोर्सेस क्या क्या है तुम्हारे पास? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दो ही फोर्स थे, जो एक गन मैन पे लगा रहा था और मैन गन पे लगा रहा था, एंड दैट फोर्सेस बिकम्स इंटरनल जब तुम इन दोनों को एक साथ सिस्टम लोगे। तो यानी एफ नेट कितना हो गया अगर दोनों को सिस्टम लिए?
इसका मतलब नेट फोर्स 0 है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा किसका, सिस्टम का। मोमेंटम किसका कन्वर्ज ये रहेगा, सिस्टम का जो मोमेंटम है, मतलब कि जो MVCM हम करे थे, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। क्या रहेगा, मोमेंटम जो सिस्टम का है, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और हमें पता है कि VCM जो होता है, VCM तुमने पढ़ा था, वो क्या होता है, एक मिनट, हाँ, VCM विल बी M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ मास, यही होता है नहीं। हाँ सर। अब इनिशियली देखो, इनिशियली बॉडी पे फोर्स 0 है, बॉडी पे के जो नेट फोर्स है वो 0 है, और इनिशियली जो बॉडी था, गन था और मैन था, वो रेस्ट में थे या मूविंग कंडीशन में थे, रेस्ट में। रेस्ट में। रेस्ट में। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है और VCM 0 था, तो यानी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन आएगा नहीं, एक्सीलरेशन हाँ, आएगा सर। नहीं तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की जो पहले थी वही हमेशा मेंटेन रहेगी। बॉडी जो होंगे वो इंटरनली मूव करेंगे। तो अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, अगर ये 0 हो गया तो तुमको यहाँ से मिलेगा M1V1 इज इक्वल टू माइनस M2V2, या फिर अगर V2 निकालना चाहते हो तो V2 वेक्टर विल सर बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक बार फिर से बता दीजिए, 0 कैसे हुआ? वेलोसिटी, पहले गन हिट करने से पहले जब तुम फायर कर, तो हाथ और गन दोनों रेस्ट में था या चल रहा था, जब रेस्ट में था। पहला शॉट तुमने फायर करा था तो उस इंस्टेंट पे तुम हाथ का मोशन या पूरे बॉडी का मोशन करवा रहे थे, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बिफोर फायरिंग सिस्टम वाज मूविंग विद दिस मच ऑफ स्पीड, नहीं दिया हुआ था ना। यानी सिस्टम कहा था, पूरा सिस्टम रेस्ट में था, उसके बाद जो राइफल मैन है वो बुलेट फायर करना शुरू कर रहा है, 1 सेकंड में 10 शॉट दे रहा है, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स देखोगे तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ है नहीं, क्योंकि जो थ्रस्ट जनरेट हो रहा है वो मैन गन पे लगा रहा है और गन मैन पे लगा रहा है, वो इंटरनली कैंसिल आउट हो गया। तो मैंने नोट जो लिखा है था उसमें ध्यान दिया होगा तुमने कि अगर नेट फोर्स 0 होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला चीज लिख सकते हैं, M1V1 इज इक्वल टू माइनस M2V2। अब माइनस साइन अगेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिधर बुलेट का स्पीड होगा, मैन का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट ठीक होगा। है ना, समझ में आ रहा है। फिर माइनस से कंफ्यूज नहीं हो जाना है, सर माइनस साइन Yes, क्या है, sir. माइनस साइन क्या है। माइनस साइन बस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, V2 वेक्टर है, V1 वेक्टर है, तो V1 का जिधर डायरेक्शन होगा V2 उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर गन से बुलेट आगे की तरफ निकलेगा तो तुमको धक्का किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। और अगर तुम किसी स्मूथ सरफेस पे फायर कर रहे हो ना, तो तुम पीछे 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 खिसकते जाओगे, पीछे क्या होगा, खिसकते जाएंगे। नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि हम पे फोर्स लग रहा होता है ग्राउंड से। अब खड़े होके गन फायर करोगे तो तुम पे फोर्स लग रहा होता है, तो मूव नहीं कर पाते हो पीछे के, थ्रस्ट फील कर पाओगे लेकिन तुम्हारा मोशन पीछे की तरफ नहीं होगा। हैंड का मोशन पीछे होगा लेकिन पूरा बॉडी पीछे मूव नहीं करेगा, क्योंकि नीचे क्या लग रहा है, नीचे से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इन दैट केस वेलोसिटी कुछ नहीं होगा, 0 होगा बॉडी का। लेकिन यहाँ पे साफ साफ सवाल में लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन फोर्स 0 है, तो उसके चलते जो राइफल मैन है वो पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। एक इसका इंटरेस्टिंग वो भी आता है कि एक पर्सन है, वो कहाँ पे है, एक स्मूथ सरफेस पे सोया हुआ है, ठीक है ना। एक पर्सन है, क्या कर रहा है, स्मूथ सरफेस पे लेटा है, अगर वो चाहता है उस सरफेस से उतरना तो कैसे उतरेगा। स्मूथ सरफेस पे चल तो नहीं सकते हो, चल सकते हैं क्या स्मूथ सरफेस पे, अगर कोई परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं है सर। तो उस पे चल सकते हो, नहीं चल सकते। नहीं सर। तो अगर चलने की कोशिश करोगे गिर जाओगे, जैसे ही, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं जनरेट हो रहा है तो तुमको वो ना तो आगे धक्का देगा ना तो पीछे धक्का देगा, वहीं पे रह जाओगे। तो अगर कोई बोले कि परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, तुमको बीच में लेटा दिया है, तुमको सरफेस से नीचे उतरना है, तो कैसे उतरोगे, बोलो। रोल करते करते रोल करते कर रोल करने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए, रोलिंग के लिए भी सर सरफेस को friction की टिल्ट जरूरत। कर देने। सरफेस टिल्ट करने वाला कोई होगा थोड़े, तुमको कैद करके स्मूथ सरफेस पे रख दिया गया। गिरते गिरते चला जाएंगे। किसी ने कुछ बोला नहीं, गिर ही नहीं सकते हो। स्नीजिंग एंड स्पीटिंग। स्नीजिंग करो, कफिंग करो या स्पीटिंग करो, होता क्या है कि जब स्नीज करोगे तो क्या होगा, उससे थ्रस्ट फोर्स जनरेट होगा तुम्हारे बॉडी पे, हल्का सा ही हाँ, होगा सर। लेकिन होगा। जैसे ही कफ करते हो ना, देखते हो ना, कफ करते हैं तो पूरा बॉडी शेक कर जाता है, ठीक है। अब जब शेक करता है ना, तुम मूव पीछे की तरफ क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन है। अगर वही फ्रिक्शन गायब हो गया ना, तो अगर तुम कफ करोगे ना, मतलब नॉर्मल सरफेस पे रख के तुमको कफ करवा दिया जाए जहां फ्रिक्शन नहीं है, तो तुम पीछे की तरफ मूव करोगे,
सारी बात समझ में? या अगर तुमने स्पिट भी किया या फिर स्नीज भी किया, छींक भी लिया, तो देखते हो ना पूरा बॉडी शेक कर जाता है। तो जैसे ही अगर स्मूथ सरफेस पे किसी ने तुमको लेटा दिया, बैठा दिया या खड़ा कर दिया, तुम चाहते हो उससे उतरने के लिए, तो कौन सा प्रोसेस अप्लाई करोगे? अप्लाई करोगे क्या? स्नीजिंग या कफिंग? या कुछ स्नीजिंग, पहने हुए, कफिंग और हाँ कुछ पहने हुए उसको उठा करके फेंक दो। तो जो भी चीज पहने हुए उसको निकाल के फेंक देंगे। तो जब फेंका तो तुमने वेलोसिटी प्रोवाइड किया, तो उसके चलते रिकॉइल तुम में जनरेट होगा। के चलते अगर वो डिपेंड करता है ऑप्शन कैसा है, अगर स्नीजिंग कपिंग है तो उसको टिक कर देंगे। या किसी भी कुछ ऐसा काम करना है जिससे तुम्हारे बॉडी से कुछ पार्टिकल डिअटैच होके वेलोसिटी गेन करे, क्योंकि वो वेलोसिटी गेन करेगा तो तुम्हें एक अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगा। और एक बार तुम्हें अगर वेलोसिटी मिल गया तो उसको अब रोकने वाला कोई है नहीं। तुमने जैसे ही वेलोसिटी अचीव कर लिया, उसको अपोज करने वाला कोई है? कोई नहीं है, नहीं सर। क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर मान लो तुमको 0.1 मीटर पर सेकंड की भी वेलोसिटी मिल गई है ना, कफिंग के चलते 0.1 मीटर पर सेकंड की भी वेलोसिटी मिल गई, तो इस वेलोसिटी से तुम धीरे 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 सरफेस को पार कर जाओगे, क्योंकि अब इसको रोकने वाला, इसको अपोज करने वाला कोई नहीं है, फ्रिक्शन गायब है। तो ये रुकेगा ही नहीं। कब रुकोगे? जब सरफेस से नीचे आ जाओगे। समझ में आ रहा है? तो वही सीन यहाँ पे है सर कि मैन को कहाँ रख दिया? मैन को रख दिया स्मूथ सरफेस पे, गन फायर कर रहा है तो गन की वेलोसिटी आगे की तरफ, पीछे की तरफ। तो मास जो है, टोटल मास अब बताओ कितना होगा? जो बुलेट बाहर निकला उसका टोटल मास कितना है 10 into वो 10 पता कर लेंगे। into 10 to the तो power अब देखो 3 ये minus जो 3. चीज है, यहाँ से तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं लगा, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बोथ। तुम खाली डायरेक्शन को छोड़ो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता दो। तो जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो अगेन साइन का ध्यान नहीं देंगे, इट विल बी m1/m2 into v1। ये क्या है? स्केलर फॉर्म है जो बस तुमको मैग्नीट्यूड देगा। तो मास ऑफ वन बोले तो, मास ऑफ वन कहने का मतलब है बुलेट का मास जो गन से बाहर निकला। तो गन से कितना मास बाहर निकला? तुमने 10 कितना शॉट into लगाया? 10 into 10 to the power minus q. 10 into 10, हाँ ठीक है। 10 into 10 करेंगे, क्योंकि 10 शॉट हमने फायर करा है, 10 शॉट बुलेट में से निकला हुआ है। तो 10 into 10, लेकिन ग्राम में दिया हुआ है तो -3 करना पड़ेगा, -3 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय टोटल मास 100 लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मास घटेगा, बुलेट बाहर निकला, लेकिन इतना घटा ना कि वो 100 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। ठीक है ना? जैसे कोई बोलेगा सर गन का मास और मैन का मास पूरा मिला करके 100 kg था, ठीक है, तो अगर ये पूरा मिला करके 100 kg है, इसमें से बुलेट बाहर आ गया, बुलेट देखो हाँ, सर। कितना मास बुलेट का बाहर आ रहा है। बुलेट का मास जो बाहर आ रहा है दैट इज 0.1। तो अगर इस 100 में से 0.1 घटाओगे ना, तो फर्क पड़ेगा 100 को? कोई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ नीचे अगर 100 लिख रहे हो ना, वो भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ये मास इसके रेस्पेक्ट में बहुत ही नेग्लिजिबल है। अगर ऐसा हो जाता कि यहाँ से बाहर जो निकल रहा है वो 20 kg है, अब तुम यहाँ पे 20 kg लिखते और नीचे 80 kg लिखते। नीचे क्या लिखते? 80 kg, क्योंकि 20 kg बाहर निकल गया, बचा कितना? 80 kg। तो वो 80 kg पीछे की तरफ जाएगा। लेकिन ये बुलेट के केस में, तो बुलेट जो बाहर निकल रहा है दैट नेग्लिजिबल है। ठीक है, हाँ neglect सर, कर सकते हो। इसीलिए सर मेरा आंसर 800/999 आया। मैंने उसको काउंट कर लिया था। हाँ वो मुझे पता है, बच्चे दिमाग लगा लेते हैं। जो स्टूडेंट है, कुछ जो नए होते हैं ना, वो दिमाग लगा देते हैं कि नीचे वाले को ऐसे लिखते हैं 9.99.9 ऐसा लिख देते हैं, तो उनको लगता है 0.1 और 100 जैसे ये लिख रहे हैं, तो पता ही नहीं क्या कितना ही डिफरेंस मिल जाएगा उनको। वेलोसिटी कितना है? 800। बुलेट का जो वेलोसिटी है वो 800 है। सिंप्लीफाई करोगे आंसर तुम्हें दिख जाएगा, 2 0 से गया, यहाँ दिखेगा 0.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया? और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोलते हैं। बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ? कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। थ्रस्ट फोर्स समझ में आ गया? पूरा थ्रस्ट क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। अब रॉकेट पे जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा है वो समझ में आ गया? अब उसमें भी क्या हाँ, होता है ना, रॉकेट जब ग्रेविटेशनल हाँ, सर। फील्ड में होता है, रॉकेट जब ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा, समझो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में थोड़ा सा एक और चीज है, वो भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझ में। रॉकेट जब हवा में है, ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? रॉकेट जब हवा में होगा तो नीचे लगेगा Ft, नीचे लगेगा उसका मास mg, mg होगा नीचे, ऊपर लगेगा FTH। ऊपर क्या FTH। लगेगा? FTH। जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई रॉकेट होगा, उस पे ये दोनों फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है,
अब जो एक्सेलेरेशन आएगा ना, अगर ये ए से ऊपर एक्सेलेरेट हो रहा है तो जो इक्वेशन लिखोगे दैट विल बी FTH माइनस mg इज इक्वल टू ma। ये तुम्हारा कंप्लीट FBD से इक्वेशन ये आएगा। कब? जब रॉकेट कहाँ है? इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। क्योंकि उस इंस्टेंट पे ये भी तो फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, भले तुमने कोई होल्ड करके कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, लेकिन ये तो फोर्स है ना जो इस बॉडी पे लग रहा है, इस रॉकेट पे लग रहा है। तो FTH ऊपर की तरफ, क्योंकि रॉकेट से जो फ्यूल्स है वो किधर की तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है v वेलोसिटी से। तो FTH ऊपर की तरफ लगा, लेकिन उसी इंस्टेंट पे उसका जो वेट होगा वो भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो फाइनल इक्वेशन रॉकेट का क्या बनेगा? ये बनेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं समझ में आया? थ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा है? हाँ सर थ्रस्ट फोर्स हाँ लगेगा सर, v dm by v dt। इंटू dm/dt। बाहर आ रहा है। अब डायरेक्शन दिखा दिए हो ना, तो अब सीधे मैग्नीट्यूड लिख दो, कोई जरूरत नहीं है दिखाने का। अब mg, तो ये इक्वेशन, ये भी इक्वेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो तुम्हारा हेडिंग होगा वो पर्टिकुलर हम पढ़ेंगे रॉकेट प्रोपल्सन के बारे में, और एनालिसिस करेंगे कि रॉकेट के साथ क्या क्या चीजें हो रही है, किस तरीके से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, किस तरीके से एक्सेलेरेशन आ रहा है, वो देखेंगे अगले क्लास में। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। फिर वो नहीं खत्म सर। करने के बाद हमारा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज कोलिजन। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है तुम्हारा? कोलिजन है, क्योंकि कोलिजन से सवाल पूछता है, वो पढ़ेंगे, फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। कोई सर, डाउट? सर मैं ये कुछ v क्वेश्चन भेजा इंटू था। dm/dt से कन्वेयर बेल्ट का प्रॉब्लम भी तो हो जाएगा ना? कन्वेयर बेल्ट का भी वही सेम चीज है। कन्वेयर बेल्ट भी मॉड्यूल पढ़ोगे। कन्वेयर बेल्ट जानबूझ के मैंने नहीं कराया, क्योंकि वो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ था। मॉड्यूल में एक प्रॉब्लम है कन्वेयर बेल्ट का, तो तुम्हें दिमाग लगाना था कि कौन सा प्रॉब्लम है मास्क। वो मैं करवा सकता था, लेकिन अगर तो अब वही मैं मैं ही करवा भेजा दूंगा था तो तुम क्या सोच के? हाँ, ग्रुप में जो भेजे थे उसमें तुम्हारा एक टॉपिक है, वो मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। वो मैंने डिस्कस नहीं करा, वो मैं कर दूंगा। एक तुमने देखा होगा, तुमसे एक टर्म पूछा मैकेनिकल एडवांटेज करके। ये क्वेश्चन किसी ने नहीं करा, तो मैं सोचा कि किसी को नहीं पता है मैकेनिकल एडवांटेज। और एक चीज है एफिशिएंसी। ये दो टर्म है तुम्हारे पास, दो सवाल तुमने पूछा है। एक में, एक क्वेश्चन में मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है, एक में एफिशिएंसी पूछ रहा है। अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है ना, कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, जैसे वेट लिफ्ट करना है, तुमको समझना क्या करना है। एक वेट लिफ्ट करना है, जैसे ये W है, इसका वेट है। इसको अगर ऊपर की तरफ खींचना है तो तुमको कम से कम कितना का वेट चाहिए? W का वेट चाहिए। हाँ सर। तो देखो इस चीज को बोलते हैं लोड। ये तुम्हारा लोड है। इस लोड को एफोर्ट लगा करके हमें ऊपर खींचना है, तो दिस इज नोन एज लोड, सॉरी एफोर्ट। ये तुम्हारा लोड था एंड दिस इज योर व्हाट? एफोर्ट। क्लियर है? यस अब सर। इसका जो रेशियो है ना, एफोर्ट और लोड का जो रेशियो, उसी को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ये सारे हम चीजें फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसी के एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, अब एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी को हम फोर्स से रिलेट नहीं करते, एफिशिएंसी होता है वर्क डन से रिलेटेड, कि इसको कितना वर्क तुमने दिया। मतलब जैसे इसमें इसको मूव करने के लिए तुम्हारी एनर्जी खर्च होगी। जैसे होता क्या ना, इसको यस उठा सर। करके, ये ग्राउंड पे था, इसको उठा करके तुमने यहाँ पे रखा। जब इसको उठा करके यहाँ से यहाँ रख रहे होगे तो ये कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो उस हाँ एनर्जी, सर। तुमने कितना एनर्जी प्रोवाइड किया और उसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, वहां से निकलता है एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये जो दो टर्म है, ये टर्म फोर्स से रिलेटेड होता है कि कितना फोर्स बॉडी को चाहिए था, तुमने कितना अप्लाई करा, मतलब लोड कितने का था, तुमने एफोर्ट कितने का अप्लाई करा, वहां से आता है मैकेनिकल एडवांटेज। दूसरा एफिशिएंसी, कि बॉडी को कितने एनर्जी की जरूरत थी और तुमने कितना एनर्जी सप्लाई करा, या फिर जो तुमने एनर्जी सप्लाई करा उसका कितना पार्ट लेकर के बॉडी ने वर्क करा, वहां से आता है एफिशिएंसी। यस ये सर। दो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, वो हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, डिस्कस करूंगा, आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो सर परेशान मत हो। हाँ बोलो। सर मैंने सर एक सवाल भेजा था सर, उसमें सर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है। कौन सा? वो जो ये वाला तुमने जो लिफ्ट वाला भेजा था, वही वाला क्या? नहीं सर, सर आज हाँ, भेजा, आज। आज एक मिनट में देख रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन तुमने भेजा। तुम्हारा ग्रुप कौन सा? सर नीट सीपी जेईई ना? नीट। हाँ। एक्सीलरेशन का यही 18 नंबर क्वेश्चन जो दिए वही है ना?
हाँ सर, वो जो 2 ब्लॉक है, दो ब्लॉक है या 3 ब्लॉक है? 3 ब्लॉक है। हाँ सर। 3 ब्लॉक है, चलो ये बढ़िया सवाल है, बढ़िया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि टफ है, इजी है। इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट से कर सकते हो। ये एक मास दिया हुआ है, पुली दिया हुआ है, यहाँ से एक मास अटैच करके रखा हुआ है और यहाँ से एक मास अटैच करके रखा हुआ है। ऐसा ही कुछ है, रफ डायग्राम में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, हाँ ठीक है सर। ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अब नेमिंग उसने कैसे करा, मैं भूल गया कि इसको A1 A2 A3 लिया था, मैं अपने मन से लेकर के कर दे रहा हूँ। ये A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3, ऐसा कुछ है। सवाल हाँ देखोगे सर। हाँ तो इस तरीके का एक्सेलेरेशन दिया हुआ है। अब तुमसे पूछ रहा है ना कि ये जो सारे एक्सेलेरेशन, इसमें क्या रिलेशन है, तो एक्सेलेरेशन का रिलेशन में मिलता कैसे है, T1 A1 प्लस T2 A2 प्लस T3 A3 कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। इसी को तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन बोलते हैं। हाँ सर। जितने सिस्टम होंगे उसका टेंशन एक्सेलेरेशन, टेंशन एक्सेलेरेशन, टेंशन एक्सेलेरेशन, प्रोडक्ट का सम करोगे 0 होना चाहिए। अब समझो, यहाँ पे देखते हैं, अगर काटोगे तो इस ब्लॉक पे टेंशन किधर लग रहा है, इधर की तरफ। जो T1 इसकी वैल्यू है T, इसको यहाँ काटे हुए तो इस ब्लॉक पे टेंशन किधर लग रहा है, इधर की तरफ। जो T2 जिसकी अगेन वैल्यू कितनी है T है, इसको अगर काटोगे तो इस पे ऊपर की तरफ लगेगा 2T। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे T, यहाँ पे T, तो इस पुली पे इधर नीचे की तरफ T लगेगा, तो इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T लग रहा होगा। अब यहाँ पे देखोगे ना तो इन दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, मतलब T इंटू A1। इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा क्योंकि जिधर एक्सेलेरेशन उधर ही टेंशन, तो इंटू A2 होगा। इधर ध्यान देंगे, इधर क्या है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर, एक्सेलेरेशन किधर हो रहा है, नीचे। तो यहाँ जब लिखेंगे तो यहाँ आएगा -2T इंटू A3, ये 0 के बराबर होगा। यहाँ से 2A3 कितना होगा, 2A3 विल बी A1 प्लस A2, ये तुम्हारा रिलेशन आएगा। क्लियर है, हाँ सर। समझ में आ रहा है, क्लियर। हाँ सर, क्लियर है। और कोई डाउट किसी का, ग्रुप में किसी ने और कुछ भेजा है? वो मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी छोड़ करके, क्योंकि वो मैंने पढ़ाया नहीं है, तो वो फिर परेशान ही रहोगे कि क्या चीज है। जो नहीं पढ़ा है उसको छोड़ो, मैं बता दूंगा, कुछ नहीं छूटेगा, सब पढ़ लोगे। कोई और दिक्कत, किसी का और कोई डाउट था ग्रुप में, क्या सब क्लियर है? क्लियर है, हाँ सर। हाँ सर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir.